सोचिए, इतिहास में कोई एक ऐसा शहंशाह जिसके हर एक फैसले ने अगले 50 सालों तक पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत लिख दी हो। जी हां, आज हम उसी शहंशाह की कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है औरंगजेब के बनने की। देखिए, 1650 से लेके 1700 तक ये वो दौर था जब इस जमीन पर रहने वाले लगभग हर शख्स की तकदीर किसी न किसी तरह मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर से जुड़ी हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका असर कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन था ये औरंगजेब? उसे ग्रेट मुगल्स में आखिरी माना जाता है। वो इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक गिना जाता है। लेकिन देखिए, उसकी कहानी सिर्फ सत्ता और सियासत की एक बड़ी दास्तान नहीं है। नहीं, ये एक इंसान की कहानी भी है जिसमें रिलेटेबल फेलियर्स हैं, ऐसी नाकामियां हैं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं औरंगजेब की शुरुआती जिंदगी कैसी थी और वो कौन सी चुनौतियां थीं जिन्होंने उसे एक शासक के तौर पर तराशा। देखिए, मुगलों में एक तुर्को-मंगोल परंपरा थी। इसके हिसाब से बादशाह के सभी बेटे तख्त के बराबर के दावेदार होते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी मिलेगी। नहीं, बादशाहत विरासत में नहीं मिलती थी, उसे जीतना पड़ता था। जो भी बेटा जंग और डिप्लोमेसी दोनों में सबसे काबिल निकलेगा, वही अपने पिता का वारिस बनेगा। अब जाहिर है, ऐसे माहौल में भाइयों के बीच टकराव तो होना ही था। और औरंगजेब ने तो अपनी काबिलियत बहुत कम उम्र में ही साबित कर दी थी। बात है 1633 की, जब वो सिर्फ 15 साल का था। उसने अकेले ही एक बेकाबू पागल हो चुके जंगी हाथी का सामना किया और सीधा उसके माथे पर भाला दे मारा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, उस घटना की जो पेंटिंग्स मिलती हैं ना, उनमें उसका बड़ा भाई दारा शिकोह काफी दूर एक सेफ डिस्टेंस पे खड़ा बस ये सब देख रहा था। यहीं से हमें उन दोनों भाइयों के बीच के जमीन आसमान के फर्क की पहली झलक मिलती है। एक ऐसी दुश्मनी की झलक जिसने आगे चलकर उनकी और पूरे हिंदुस्तान की तकदीर लिख। खैर, इसके बाद औरंगजेब ने एक मिलिट्री कमांडर और गवर्नर के तौर पर काफी लंबा वक्त गुजारा और ये एक ऐसा दौर था जिसमें उसे जबरदस्त कामयाबी भी मिली और बेइज्जती भी झेलनी पड़ी। उसका शुरुआती करियर आप कह सकते हैं काफी उतार चढ़ाव वाला था। उसने डेक्कन के गवर्नर के तौर पे काम शुरू किया, फिर सेंट्रल एशिया में एक बहुत मुश्किल मिलिट्री कैंपेन को लीड किया और तो और कंधार में 2 बार उसे नाकामी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन्हीं सारे तजुर्बों ने उसे एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत ही माहिर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट बना दिया। एक लड़ाई के दौरान का एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं कि जब नमाज का वक्त हुआ तो औरंगजेब लड़ाई के बीच में ही अपने घोड़े से उतरा और दोनों सेनाओं के सामने बिल्कुल शांत होकर नमाज पढ़ने लगा। ये देखकर दुश्मन सेना का कमांडर इतना हैरान हो गया कि उसने कहा, भला ऐसे आदमी से हम कैसे जीत सकते हैं। अब दोनों भाइयों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था औरंगजेब जो शांत था, डिप्लोमैटिक था और एक बैटल हार्डन्ड जनरल था जिसकी सभी दरबारी इज्जत करते थे। और दूसरी तरफ था दारा शिकोह, एक इंटेलेक्चुअल, हाँ, लेकिन बहुत घमंडी और बदमिजाज भी। उसे जंग का कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन हाँ, वो बादशाह का चहेता जरूर था। लेकिन देखिए, औरंगजेब की कहानी में सिर्फ जंग और सियासत नहीं है, एक बहुत ही मानवीय पहलू भी है। साल 1653 में उसे अपनी ही मौसी की एक हिंदू दासी हीराबाई से बेइंतहा इश्क हो गया। इतना कि वो अपने सारे शाही कामकाज छोड़कर करीब 9 महीने तक बस उसी के साथ रहा। अब आप सोच सकते हैं उस जमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा स्कैंडल रहा हो। लेकिन 1 साल के अंदर ही हीराबाई की मौत हो गई। बाद में औरंगजेब ने इस घटना को खुदा का तोहफा कहा। उसका मानना था कि अगर वो जिंदा रहती तो शायद वो अपनी सल्तनत, अपना तख्त, सब कुछ दांव पर लगा देता। इससे पता चलता है कि वो अपने जुनून और अपनी एम्बिशन के बीच किस कदर बटा हुआ था। और अब कहानी उस मोड़ पे पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। बादशाह शाहजहां की बीमारी ने मुगल सल्तनत को भाइयों के बीच एक खूनी जंग में धकेल दिया। फारस की एक पुरानी कहावत है जो इस सिचुएशन को एकदम सटीक बयां करती है, या तख्त या तख्ता। मतलब या तो सिंहासन मिलेगा या फिर ताबूत। मुगल शहजादों के लिए तख्त की लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये जिंदगी और मौत का खेल था। और देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा और जंग की आग भड़क उठी। उसके बेटों शुजा और मुराद ने तो फौरन ही खुद को बादशाह घोषित कर दिया। इसके जवाब में अप्रैल 1658 में औरंगजेब और मुराद ने हाथ मिलाया और धर्मत में शाही सेना को हरा दिया।
और फिर सिर्फ 1 महीने बाद ही सामूगढ़ की वो निर्णायक लड़ाई हुई जिसमें दारा शिकोह को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। सामूगढ़ की लड़ाई की बात करें तो दारा शिकोह के पास लगभग 60,000 सैनिक थे, जबकि औरंगजेब और मुराद की मिलीजुली फौज में सिर्फ 35,000 के आसपास। मतलब दारा की फौज लगभग 2 गुनी बड़ी थी। इसके बावजूद औरंगजेब की बेहतर रणनीति और उसकी बैटल हार्डेंड सेना ने एक बहुत बड़ी फौज को घुटनों पर ला दिया। अब जीत तो मिल गई थी, लेकिन तख्त को महफूज करना अभी बाकी था। तो औरंगजेब ने एक-एक करके अपने सभी दुश्मनों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने ही पिता बादशाह शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उसी किले में गुजारे, जहां से वो अपने हाथों से बनवाए ताजमहल को बस दूर से देख सकता था, पर कभी वहां जा नहीं सका। औरंगजेब ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। पहला कदम पिता को कैद किया, दूसरा कदम अपने ही भाई और जंग में सहयोगी रहे मुराद को धोखे से गिरफ्तार कर लिया, तीसरा कदम दूसरे भाई शुजा को हराया और उसे बर्मा की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया, और आखिर में अपने सबसे बड़े दुश्मन दारा शिकोह को पकड़वाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और फिर वो दिन आया, 13 मई 1659। 41 साल की उम्र में औरंगजेब की आधिकारिक तौर पर ताजपोशी हुई और वो हिंदुस्तान का शहंशाह बना। तख्त पर बैठने के बाद उसने एक नया खिताब अपनाया, आलमगीर। इसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया को जीतने वाला। ये खिताब उसकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा और उसकी इस शानदार जीत को पूरी तरह से बयां करता था। तो इस तरह एक तीसरे नंबर की शहजादे के बादशाह बनने की कहानी यहां पूरी होती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके असली शासन की कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। उसने अपने भाइयों की दुनिया तो जीत ली थी, ये सच है, लेकिन असली सवाल ये है कि आलमगीर एक बादशाह के तौर पर कैसा साबित होगा, और